नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है प्रभु सत्ता या संप्रभुता। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। यह परिभाषा है जीन बोधा की। प्रभु सत्ता या संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। यानी राज्य का अनिवार्य लक्षण क्या है कि उसमें प्रभु सत्ता यानी कि सत्ता होनी चाहिए। J.W. गार्नर के अनुसार प्रभु सत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज़ से नहीं बंधा रहता और अपने आप के अलावा किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता। यानी कि जो उसकी इच्छा होती है सिर्फ वही कार्य वह करता है, किसी दूसरे की इच्छा शक्ति के अनुसार वह नहीं चलता। ये ही क्या है? सत्ता है अथवा प्रभु सत्ता है। प्रभु सत्ता की परंपरागत परिभाषाएं घुमा फिराकर इसी विचार को व्यक्त करती हैं। प्रभु सत्ताधारी चाहे कोई मुकुटधारी नरेश हो, मुख्य कार्यकारी हो या कोई सभा, वह केवल अपनी इच्छा से कानून की घोषणा कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है और राजनीतिक निर्णय कर सकता है। ये कानून, आदेश और निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब लोगों या समूहों और संगठनों के लिए बाध्यकारी होते हैं। वास्तव में राज्य की सर्वोच्च कानूनी सत्ता के विचार को प्रभु सत्ता की संकल्पना के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। चूँकि प्रभु सत्ता की संकल्पना प्रभु सत्ताधारी की इच्छा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता देती है, इसलिए प्रभु सत्ता एक असीम और स्थायी परम शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु सत्ता का प्रयोग करते समय विवेक से काम नहीं लिया जाता या प्रचलित रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों, न्याय या सामान्य हित के विचार को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसका अर्थ केवल यह है कि इन सब बातों का अर्थ लगाते समय प्रभु सत्ताधारी को किसी दूसरी सत्ता या संगठन से सलाह नहीं लेनी पड़ती। दूसरे शब्दों में, प्रभु सत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वयं यह निर्णय करता है कि न्याय क्या है। वह उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं। प्रभु सत्ता को मनमानी करने की शक्ति मानना बिल्कुल गलत होगा। प्रभु सत्ता का अर्थ। प्रभु सत्ता को हिंदी में राजसत्ता अथवा संप्रभुता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से निकला है। तो ये किस भाषा से निकला है? लैटिन भाषा के सुप्रेनस से सॉवरेनिटी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है राजसत्ता अथवा संप्रभुता, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है। राजसत्ता राज्य का विशेष लक्षण होता है और राज्य को बनाने वाले 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के तत्व हम पढ़ चुके हैं पहले, उनमें एक तत्व संप्रभुता भी था। प्रभु सत्ता के 2 पहलू। प्रभु सत्ता 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और दूसरी बाहरी। आंतरिक प्रभु सत्ता का अर्थ है कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं उसके यानी कि राज्य के पूर्ण अधीन होती है। यदि वे राज्य की आज्ञा का पालन ना करें तो राज्य को उन्हें दंड देने का पूरा अधिकार होता है। इस विषय में प्रोफेसर हेरल्ड लॉस्की ने लिखा है। क्या लिखा है? राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है
और उसे उनमें से कोई आदेश नहीं देता, यानी कि सभी उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसको आदेश नहीं देते। उसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। किसी विषय में अपनी इच्छा प्रकट कर देने से ही वह उसका अधिकारी हो जाता है। बाहरी प्रभु सत्ता का यह अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी देश या संस्था के अधीन नहीं है। प्रत्येक राज्य को व्यापारिक संधियां और सैनिक समझौते करने का पूर्ण अधिकार होता है। प्रत्येक देश को यह अधिकार होता है कि वह अपनी विदेश नीति किसी तरह भी चलाए, चाहे वह किसी के साथ गुटबंदी करे या किसी के साथ संधि करे। अतः बाहरी राज सत्ता का अर्थ यह है कि वह राज्य पूर्ण रूप से बाहरी दबाव से स्वतंत्र हो। यह क्या है? बाहरी राज सत्ता। इससे तात्पर्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता से है। इस बारे में प्रोफेसर लॉस्की का कथन है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः यह अन्य राष्ट्रों के सामने स्वतंत्र होता है। वह उनको अपनी इच्छा बिना किसी बाहरी प्रभाव के बतला सकता है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य बाहरी और अंदरूनी रूप से पूर्ण प्रभु सत्ताधारी है। प्रभु सत्ता की परिभाषा। जेलिनेक के अनुसार राजसत्ता या प्रभु सत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से नहीं बंधता। यह किसकी परिभाषा है? जेलिनेक की। दूसरी परिभाषा है ग्रेशियस के अनुसार प्रभु सत्ता किसी में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन न कर सके। तीसरी परिभाषा बोर्डिन के अनुसार है प्रभु सत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। ड्यूकबिट की परिभाषा है प्रभु सत्ता राज्य की आदेश देने वाली शक्ति है। वह राज्य के रूप में संगठित राज्य की इच्छा है। यह राज्य की भूमि में रहने वाले सब व्यक्तियों को बिना शर्त आज्ञा देने का अधिकार है। बर्गेस के अनुसार प्रभु सत्ता प्रत्येक प्रजाजन व उसके समुदायों पर राज्य की मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। पोलक ने प्रभु सत्ता की व्याख्या इस प्रकार की है। प्रभु सत्ता वह शक्ति है जो न क्षणिक है और न किसी दूसरे द्वारा दी गई है और न ही वह किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन है जिन्हें वह बदल ना सके। बिलोबी के अनुसार प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। लास्की के अनुसार प्रभु सत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदायों से उच्चतर है। वह सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। वुडरो विल्सन के अनुसार प्रभु सत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उनका पालन कराती है। तो ये सभी परिभाषाएं विभिन्न विचारकों के अनुसार संप्रभुता की हैं, जिसमें मेन रूप से यही बात बताई गई है कि संप्रभुता क्या है? अपनी इच्छा है और अपने आदेश है जो दूसरों के द्वारा मनवाए जाते हैं। यही क्या है? संप्रभुता है। ऊपर लिखी हुई सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। यह आंतरिक तथा बाहरी दोनों हो सकती है और यह असीमित होती है। इस पर सैद्धांतिक दृष्टि से कोई रुकावट
नहीं लगाई जा सकती। तो ये ही क्या है, संप्रभुता है। अब है इसका ऐतिहासिक विकास। प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत का निरूपण अनेक विचारकों की कृतियों में देखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी में जीन बोदा 1530 से 96, यानी 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में तो जीन बोदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशियस 1548 से 1645, ये इनका समय, और टॉमस हॉब्स 1588 से 1679। 18वीं शताब्दी में जीन जॉक रूसो 1712 से 78, और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 ने इस सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। प्राय ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत का उद्भव 16वीं शताब्दी में हुआ। उन दिनों मध्ययुगीन मान्यताएं और संस्थाएं लुप्त होती जा रही थी और राष्ट्रीय एवं राजतंत्रीय राज्य का उदय हो रहा था। प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसी राज्य का औचित्य स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। एक सशक्त राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना के लिए दो तरह के विचारों का खंडन आवश्यक था। एक तो यह कि पोप की सत्ता राष्ट्रीय राज्य के अधिपति नरेश के ऊपर होती है, और दूसरा यह कि राज्य के भीतर नरेश की शक्तियां सामंत सरदारों, स्वशासी नगरों या स्वायत्त श्रेणियों के अधिकारों की वजह से कुछ न कुछ सीमित होती है। यही कारण था कि फ्रांस में राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय होने पर जीन बोदा ने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक, राज्य के अंतर्गत राज्य को परिवारों और उनकी मिली-जुली संपदा का ऐसा संगठन बताया जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। उसने संप्रभुता की यह परिभाषा दी। परिभाषा क्या है? यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की द्योतक है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती। ग्रेशियस के अनुसार प्रभुसत्ता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। बोदा, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन ने राज्य और प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसका सामान्य और महत्वपूर्ण लक्षण यह विचार था कि राज्य समाज की एक सारभूत संस्था है। राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है। मनुष्य के हित तो कहीं एक से होते हैं, कहीं एक दूसरे के विरोधी होते हैं, परंतु राज्य की छत्र छाया में वे मिलजुल कर और विवेकपूर्ण जी सकते हैं। इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह है कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। यही कारण है कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। प्रभुसत्ता के लक्षण या विशेषताएं। तो प्रभुसत्ता के लक्षण और विशेषताओं को हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।